क्लास 8। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले कक्षा 7वीं में तुमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन। तो और ये भी पढ़ा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जैसे देखा होगा कि मकान में जो जैसे खिड़की वगैरह से या कहीं पर कोई होल होता है छत में, या जैसे खपरेल वाले जो मकान होते हैं उसमें यदि कोई होल होता है तो उसमें से जब धूप की किरणें अंदर आती हैं, प्रकाश की धूप की किरणें अंदर आती हैं तो ज़मीन पर एक गोला टाइप का बन जाता है। जैसे मान लो ये छत है और यहाँ पे एक होल है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, है ना। तो ज़मीन पर, ये ज़मीन है तो ज़मीन पर एक होल टाइप का बन जाता है। मतलब होल यानी कि एक प्रकाशित बिंदु, प्रकाश का बिंदु एक दिखाई देता है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो है जो प्रकाश की लंबी लाइन दिखाई देती है उसमें धूल के कण इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं, है ना। अब यदि इसके बीच में यहाँ पे ये प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ ये चमकदार बिंदु यहाँ पे दिखाई देता है ना। यदि अब इसके बीच में यदि हम कोई चीज़ रख देते हैं, मान लो अपना हाथ वगैरह रख देते हैं, है ना, तो ये प्रकाश का बिंदु यहाँ पर नहीं आता, है ना, यहाँ पर नहीं आता, ये हमारे हाथ से छिड़ जाता है ना। तो इससे ये साबित होता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। यदि सीधी रेखा में नहीं चलता होता तो क्या होता कि हमारा हाथ मान लो यहाँ पर है तो यहाँ से ये यहाँ ऐसे जाके और फिर ज़मीन पर पड़ता, है ना। लेकिन ज़मीन पर नहीं पड़ रहा है, हमारे हाथ पर ये प्रकाश का बिंदु बनने लगा। इसका मतलब है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। साथ ही में एक माचिस की डिब्बी से भी प्रयोग बताया था कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है ना। तो ये तो हो गया। अब प्रकाश हमेशा जब कोई पारदर्शी सतह होती है, पारदर्शी सतह मान लो जैसे कांच है ना, कांच है, पारदर्शी सतह है, तो इसमें से प्रकाश हमेशा आर पार निकल जाता है ना। यहाँ से दूसरी ओर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमको कांच के दूसरी ओर का दिखाई देता है। तो ये क्या कहलाता है, जब प्रकाश आर पार, जिस वस्तु के आर पार की वस्तु हमको दिखाई देती है उसको पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो कांच क्या है, पारदर्शी है। कांच क्या है, पारदर्शी है। इसी तरह से मतलब कांच के अलावा पानी, वायु, ये सब क्या है, पारदर्शी हैं। कांच, पानी, वायु, ये सब क्या है, पारदर्शी हैं। ये पारदर्शी हैं। कांच, पानी, वायु पारदर्शी हैं। मतलब जिनके आर पार हमको दिखाई देता है उनको हम पारदर्शी कहते हैं। सबको मालूम है ना। कांच यदि हमारे बीच में दीवार की जगह यदि कांच होता है तो हम कांच के दूसरी ओर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो ये पारदर्शी है ना। और दीवार के दूसरी ओर हम दीवार के दूसरी ओर की वस्तुओं को हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, है ना। तो ये कहलाती हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिन वस्तुओं के आर पार दिखाई नहीं देता, जिन वस्तुओं के दूसरी ओर दिखाई नहीं देता, उनको हम अपारदर्शी कहते हैं, है ना। तो अपारदर्शी मान लो ये एक है, जैसे दीवार है, मान लो ये अपारदर्शी है ना। इस तरह का जो साइन बनाया जाता है, इस तरह का चित्र, ये अपारदर्शी कहलाता है ना। तो मान लो ये अपारदर्शी वस्तु है कोई, मान लो दीवार है ना, दीवार है, तो इस पर यदि प्रकाश पड़ता है, ये इस तरह से, ये प्रकाश की किरणें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें चलती, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, है ना। तो इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं किसी अपारदर्शी सतह पर, अपारदर्शी अभी हमने बताया ना कि जिसके आर पार दिखाई नहीं देता उसको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं, है ना। तो ये कोई अपारदर्शी सतह है, यानी मान लो दीवार है जैसे, है ना, तो इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो इससे यहाँ पे टकरा के ये वापस चला जाता है। इसको कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं इसको, परावर्तन। 7वीं में हमने परावर्तन पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था।
ठीक है। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। जैसे कि गेंद खेलते हो तो गेंद को ये ज़मीन है, जैसे ये ज़मीन है और यहाँ से तुम गेंद को ज़मीन पर खेलते हो तो मारते हो, ज़मीन पर छोड़ते हो तो ज़मीन से टकरा के ये वापस फिर ऊपर आती है। गेंद जो है ये ज़मीन पर टकराती है, ज़मीन से टकराकर वापस ऊपर आती है, उसको तुम कैच करते हो। इस तरह से खेलते हो। इसी तरह से दीवार पर यदि गेंद मारते हो तो दीवार से टकराकर वो वापस लौटती है ना। इसी तरह से प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। तो ये प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी सतह से क्यों होता है? क्योंकि पारदर्शी सतह से प्रकाश जो है वो दूसरी ओर निकल जाता है ना। ये कांच है, जैसे ये प्लेन कांच है, इस पर यदि प्रकाश पड़ेगा तो ये इसकी दूसरी ओर निकल जाएगा, है ना, तो टकरा के वापस नहीं लौटेगा, है ना। तो प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। ये पढ़ा था। इसमें ये जो किरण है जो अपारदर्शी सतह पर पड़ रही है इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इसको आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण इससे टकराकर वापस लौट रही है तो वापस लौटने की घटना को ही परावर्तन कहते हैं ना। प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। तो ये वापस लौटने वाली जो किरण है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो आने वाली किरण आपतित किरण और टकराकर वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। इसको इस तरह से याद रख सकते हो परावर्तन की परिभाषा से कि प्रकाश का अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। तो वापस लौटने वाली किरण जो है ये परावर्तित किरण कहलाएगी। अब इन दोनों के बीच में यदि एक लंब डाल दें, लंब समझते हो ना, किसी सतह से 90 अंश का कोण बनाते हुए जो लंब डाला जाता है, ये सतह है, इससे 90 अंश का कोण बनाते, ये क्या है? ये 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण है ना। तो 90 अंश का कोण बनाते हुए लंब डाला जाता है। तो यदि इन दोनों किरणों के बीच में एक लंब डाल दें तो आपतित किरण और अभिलंब, इसको अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। और तो ये अभिलंब और आपतित किरण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है ये आपतन कोण कहलाता है। इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण। इसी तरह से ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये इन दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण है ये क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है। अभिलंब के साथ आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, ये हम 7वीं में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे माध्यम क्या है? हवा है, और पानी है ना, और कांच है। ये माध्यम है जिनमें से प्रकाश जा सकता है, क्योंकि ये सब क्या है? पारदर्शी है। हवा, पानी, कांच ये पारदर्शी है। ठीक है। तो हवा, पानी, कांच इन तीनों में से हमें आर पार दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश किरण इनमें से आसानी से निकल जाती हैं, है ना। तो इन पदार्थों को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। हवा, पानी, कांच ये सब क्या है? प्रकाशीय माध्यम है। ठीक है, मतलब ऐसे पारदर्शी पदार्थ जिनमें से प्रकाश आर पार निकल जाता है,
ऐसे पारदर्शी पदार्थ जैसे हवा, पानी, कांच, ये पारदर्शी हैं। तो ऐसे पारदर्शी पदार्थ जिनमें से प्रकाश आर पार निकल जाता है उनको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, है ना। अब प्रकाशीय माध्यम सघन भी होते हैं, विरल भी होते हैं। सघन कौन होंगे? जैसे कांच। कांच जो है इसमें क्या है, इसके अणु बिल्कुल पास पास होंगे, एक दूसरे से सटे हुए, इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती, तो इसको हम सघन कहेंगे ना, घना। सघन मतलब घना। तो इसमें इसके अणु इतने पास पास होते हैं कि इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, तो ये सघन माध्यम है। कांच क्या है? ये सघन माध्यम है ना। कांच ये सघन माध्यम है। पानी, मान लो ये बर्तन में पानी भरा हुआ है ना। ये पानी के अणु क्या है, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, है ना, इनके बीच में जगह होती है, तो ये क्या होगा? विरल माध्यम होगा। ये विरल माध्यम होगा क्या? पानी। पानी जो है ये विरल माध्यम है। अब इससे भी विरल होती है हवा। हवा जो है मतलब इसके अणु के बीच में बहुत जगह होती है, अणु बहुत तेजी से गति करते हैं, है ना। तो ये इससे भी विरल माध्यम है। पानी से भी विरल माध्यम है हवा, है ना। तो प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना। जैसे मान लो प्रकाश, ये कांच है, ये मान लो ये कांच है, ठीक है। कांच का एक गुटका रखा हुआ है, कांच की पट्टी, कांच का गुटका, कुछ भी रखा हुआ है। तो इससे जब प्रकाश किरण इसमें यहाँ से हवा से आती है, ये प्रकाश किरण हवा से आ रही है, ये क्या है? ये हवा है। ये इधर से थोड़ा, इसको थोड़ा अलग रखना, है ना। ये हवा है, यहाँ पे हवा है, ये क्या है? कांच है, और फिर ये हवा है ना। तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, अब यहाँ तक आई, कांच तक, है ना। अब कांच में से इसको निकलना है, तो इसका सीधा रास्ता कौन सा है? ये है, इस तरह से निकलना चाहिए इसको, है ना। लेकिन क्या होता है, जब ये हवा से कांच में आती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इधर इसके ऊपर जहाँ पर ये पड़ रही है, यहाँ पे एक लंब डाल दें हम, ये इस तरह से लंब डाल दें तो इससे समझ में आएगा, है ना। ये एक लंब डाल दें तो इसका सीधा रास्ता, इस रास्ते से ये आ रही है तो ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन ये क्या होती है, यहाँ से मुड़ जाती है, मुड़कर इधर पहुँचती है, ऐसे इस रास्ते से जाती है। यानी प्रकाश किरण हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो इसका रास्ता बदल जाता है। ये इस रास्ते से सीधी सीधी जा रही थी, जाना चाहिए था इसको, इसका सीधा रास्ता ये है। बोलते हैं ना प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो सीधी रेखा में चलने के हिसाब से इसका सीधा रास्ता ये था, यहाँ जाना था। लेकिन क्योंकि ये कांच में प्रवेश कर रही है तो ये अब इसका रास्ता बदल जाता है, मतलब ये थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाती है। किसकी तरफ झुक जाती है? ये हम जो लंब डाला, लंब इसीलिए डाला था कि समझ में आए कि ये कहाँ झुक रही है ना। तो ये लंब की तरफ झुक रही है, ये इसको यहाँ जाना था, यहाँ ना जाके ये लंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। इसको और क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखो, ये कांच है, वहाँ पे कांच लिख दिया था ना, तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये यहाँ से हवा से प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण आ रही है हवा से, है ना, और ये कांच में प्रवेश कर रही है। तो अब इसका सीधा रास्ता कौन सा है? इस हिसाब से इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था ना। लेकिन ऐसे ना जाकर क्या होता है, ये थोड़ा सा झुक जाती है, मुड़ जाती है ना। तो मुड़ जाती है, ये हम अब अभिलंब डालेंगे जब समझ में आएगा। तो यहाँ ना जाकर ये इस तरह से ये थोड़ा मुड़ जाती है, तो किसकी तरफ झुक गई? ये अभिलंब की तरफ झुक गई। इसका सीधा रास्ता ये था, तो यहाँ ना जाकर ये अभिलंब की तरफ झुक गई। मतलब क्या हुआ? ये अपवर्तित हो गई। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना रास्ता बदल लेता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपना रास्ता बदल लेता है। इसको अपवर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर या प्रकाश का माध्यम बदलने पर अपना रास्ता बदल लेना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो
अब ये हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है तो इसने रास्ता बदल लिया, ये इधर हो गया, इसका रास्ता यहाँ था, यहाँ ना होकर ये इधर हो गया। तो ये जो किरण है ये कहलाती है अपवर्तित किरण। जैसे कि परावर्तन में हमने पढ़ा था कि आने वाली जो किरण है ये आपतित किरण है ना, और ये लौटने वाली टकरा कर परावर्तित होने वाली लौटने वाली किरण ये परावर्तित किरण है ना। इसी तरह से अपवर्तन में क्या है, ये जो आने वाली किरण है ये तो आपतित किरण है, जो हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, कांच तक पहुंचेगी तो ये आपतित किरण कहलाएगी। और कांच में प्रवेश करने के बाद ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है, मतलब ये अपवर्तित हो जाती है ना। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपना रास्ता बदल लेना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है ना। तो ये ये अपवर्तित होने वाली किरण यानी रास्ता बदलने वाली जो किरण है ये अपवर्तित किरण कहलाएगी, ये अपवर्तित किरण है ना। अब यहाँ से फिर ये बाहर निकलेगी, ये कांच है ना, कांच से फिर ये हवा में बाहर निकलेगी, है ना। तो इस हिसाब से मतलब अब ये किरण इन दोनों माध्यम के लिए ये कौन सी हो गई, ये आपतित किरण हो गई, है ना। इन दोनों माध्यम के लिए ये अपवर्तित किरण है, लेकिन ये और इस माध्यम के लिए ये क्या हो गई, आपतित किरण हो गई। तो अब ये समझ लो ये आपतित किरण है ना। तो अब इस हिसाब से इसको सीधी रेखा में इस तरह से जाना था, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो इस तरह से जाना था, यदि बीच में कांच नहीं होता तो, है ना। तो ये ऐसी सीधी जाती, लेकिन अब क्योंकि कांच से ये हवा में प्रवेश कर रही है तो इसका रास्ता बदल जाएगा, है ना। ये यहाँ से ऐसे ना जाकर ये क्या हो जाएगी, ये दूर हट जाएगी, इस तरह से इस रास्ते पे जाएगी, इस रास्ते से जाएगी, है ना। ये अभिलंब है, ठीक है। ये प्रकाश किरण है, ये कांच से हवा में प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो प्रकाश जब सघन माध्यम विरल माध्यम जैसे हवा से, विरल माध्यम क्या है, हवा से, विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे कांच में, सघन माध्यम क्या है, कांच है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश किरण जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में प्रवेश करने पर ये क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम क्या है, हवा ये विरल माध्यम है ना। हवा से जब ये कांच क्या है, सघन माध्यम है ना। तो हवा से कांच में विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, तो सॉरी अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। और जब सघन से विरल माध्यम में मतलब कांच से हवा में प्रवेश करती है तो ये देखो अभिलंब से दूर हट जाती है ना। सघन माध्यम मतलब कांच, है ना। कांच से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर ये अभिलंब से दूर हट जाती है। विरल माध्यम मतलब हवा में प्रवेश करने पर ये क्या करती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये समझ में आया इतना? हाँ, बहुत बिल्कुल आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है। जब तक समझ में ना आए तो इसको बार बार देखना, है ना। ये देखो यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है। जब प्रकाश किरण
हवा से, हवा क्या है, विरल माध्यम है, हवा क्या है, ये विरल माध्यम है ना। और कांच क्या है, सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ठीक है, तो ये हवा से कांच में जब प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक रही है, ये देखो अभिलंब की ओर झुक जा रही है ना। और जब यहाँ से अब ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे भी एक लंब डाल देते हैं। अब ये कांच से बाहर निकलेगी, हवा में जाएगी, तो इसका सीधा रास्ता कौन सा है, ये ऐसे जाना चाहिए ना। ये यहाँ से इसकी सीध में इसको ले जाएंगे तो कहाँ, इस तरह से ऐसे जाएगी, है ना, इधर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ना जाकर ये अभिलंब से दूर हट जाती है, इधर इस साइड चली जाती है, अभिलंब से ये दूर हट जाती है, इधर चली जाती है। मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक गई, मतलब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी तरह से हम पानी देख लेते हैं। पानी में भी यही होता है कि जैसे मान लो, अच्छा इसी को, ये कांच वाला जो उदाहरण हम देख रहे हैं, इसमें हम एक प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे ये टेबल है, मान लो ये एक टेबल है ना। टेबल पर हम एक स्केल रखकर और एक लाइन खींचें, टेबल पर एक कागज़ बिछा दें। ये समझ लो कागज़ बिछा हुआ है टेबल पर, ये कागज़ बिछा हुआ है, या ये देख लें, ये कागज़ है, ये कागज़ है, सफ़ेद कागज़ इस पर टेबल पर रख दें। ठीक है, ये टेबल पर हम सफ़ेद कागज़ रख दें, सफ़ेद कागज़ रखा हुआ है। अब स्केल से हम इस पर एक रेखा खींच दें, ये सीधा, ये ऐसे स्केल पर सीधे एक रेखा खींच दें। ठीक है, ये इस तरह से सीधी रेखा खींची है। अब इसके ऊपर, अब ये सफ़ेद कागज़ है, सफ़ेद कागज़ पर ये रेखा खींची हुई है। अब इसके ऊपर यदि हम यहाँ पर एक कांच रख दें, कांच का गुटका, कांच की पट्टी, कुछ भी ये रख दें, है ना। ऐसा ये प्रयोग हम कर सकते हैं, करके देखना, है ना। और ये रख दें। अब किसी मतलब कोई दर्पण वगैरह ले लें, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा जो होता है, मतलब पारदर्शी, है ना, प्लेन कांच मत लेना, पारदर्शी कांच जो है, मतलब जैसे आईना जो होता है, आईना का एक टुकड़ा, वो हम यहाँ पे ले लें। और उससे इसके ऊपर, सॉरी, मतलब समतल दर्पण हम कह सकते हैं, है ना, उसको हम ले लें। समतल दर्पण मतलब जो सीधा, जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, उसको समतल दर्पण कहते हैं। सीधा सपाट होता है, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं, है ना। इस पर, इसको जब हम समतल दर्पण को धूप में रखेंगे तो इससे मतलब प्रकाश की किरणें जो हैं वो पड़ेंगी, है ना। परावर्तित होने वाली किरणें फिर कागज़ पर पड़ती हैं, है ना। ये समतल दर्पण को यदि हम यहाँ पर रखते हैं, समतल दर्पण को हम यहाँ पर रखते हैं, इस पर धूप की किरणें पड़ती हैं, वो परावर्तित होती हैं, परावर्तित होने के बाद फिर कांच पर पड़ती हैं, है ना। इससे मतलब यहाँ पे दर्पण है, ये मान लो ये एक समतल दर्पण है ना। मतलब जो आईना हम देखते हैं उसका एक टुकड़ा हम ले लें, है ना। इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये इसे टकराकर परावर्तित होती हैं और फिर कागज़ पर पड़ती हैं, है ना। तो अब ऐसे ही हम यदि मान लो समतल दर्पण ना भी लें तो भी ये कांच की पट्टी हम यहाँ पर रखें, है ना। ठीक है, ये लें। और उसके बाद इसमें हम देखेंगे तो क्या होगा, हम इसमें से यदि हम कांच की पट्टी में से देखते हैं तो ये जो किरण, जो हमने रेखा खींची थी, ये हमको इसमें तिरछी दिखाई देगी, इस तरह की दिखाई देगी, और यहाँ से इस तरह की हो जाएगी, तिरछी दिखाई देगी। क्योंकि प्रकाश किरण जब यहाँ से इस पर पड़ती है, कांच पर पड़ती है, तो ये यहाँ पर ये एक लंब डाल दें, यहाँ पर एक लंब डाल दें, तो इसका सीधा रास्ता तो ये था ना, लेकिन ये इसकी तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, इसलिए हमको तिरछी दिखाई देती है, यहाँ पड़ती है ना। इस तरह से अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहाँ से जब ये बाहर निकलेगी तो इसका सीधा रास्ता ये है, तो यहाँ ना जाकर ये इससे दूर हट जाती है, इस तरह की हमको दिखाई देती है। इसको करके देखना। अब हम कांच में देखें कि कांच में जैसे
सॉरी पानी में देखें, पानी में जैसे मान लो हम एक टब लेते हैं या एक बाल्टी लेते हैं, इसमें हम पानी भर देते हैं, है ना, इतना पानी भर देते हैं, इतना पानी भर देते हैं। इसमें यदि हम एक सिक्का डाल देते हैं तो ये सिक्का, और हम यहाँ से ऊपर से देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं तो ये सिक्का जो है हमको कुछ ऊपर की तरफ दिखाई देता है। सिक्का जो है ये कुछ ऊपर की तरफ दिखाई देता है ना। तो ऊपर की तरफ क्यों दिखाई देता है? डला तो ये नीचे है ना, नीचे डला है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है, क्योंकि हम जब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं इसको, है ना, तो क्या होता है, प्रकाश किरणें, इसमें भी क्या होता है, प्रकाश किरणें, ये सिक्के से चलने वाली जो प्रकाश किरणें है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जो सिक्के से चलती हैं, तो ये सिक्के से चलती हैं, और ये कहाँ से, ये पानी क्या है, हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है। हवा की अपेक्षा कैसा है, ये सघन माध्यम है, ये पानी है ना, पानी है और ये हवा है, ठीक है। तो ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। सघन माध्यम से जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम में जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक प्रकाश किरणें आई, अब यहाँ पर एक लंब डाल दें, है ना, तो विरल माध्यम में जाएंगी तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेंगी, ठीक है, अभिलंब से दूर हटेंगी। अब ये किरणों को यदि सीधा सीधा हम देखें तो ये किरणें यहाँ से आती हुई दिखती हैं, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से सीधा सीधा देखें तो ये सीधी रेखा कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो ऐसा लगता है कि ये सिक्का जो है ये ऊपर है, इसलिए ये सिक्का हमको ऊपर दिखाई देता है, ऊपर की तरफ दिखाई देता है। एक्चुअली प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं, सिक्का यहाँ पर है, सिक्का यहाँ पर है, तो प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही हैं, है ना, ये पानी की सतह तक पहुँचती हैं, और अब पानी से इनको बाहर जाना है, मतलब माध्यम बदल जाएगा। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना रास्ता बदल लेता है। तो ये पानी से जब हवा में जाएंगी तो इसका रास्ता बदल जाएगा, प्रकाश अपने सीधे रास्ते यहाँ पर ना जाकर और ये दूर हट जाए, इस रास्ते पर चला जाएगा, मतलब अभिलंब से दूर हट रहा है। क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो ये लंब है ना, ये लंब है, तो इससे ये दूर हट जाती हैं। अब ये इन किरणों को यदि पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे या आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, इसलिए ये सिक्का जो नीचे था ये हमको ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ये भी देखा होगा कि पानी से भरी बाल्टी में यदि हम कोई छड़ डालते हैं या कोई लकड़ी डालते हैं, है ना, सीधी लकड़ी डालते हैं, लेकिन जब हम पानी के ऊपर से उसको देखते हैं तो वो तिरछी दिखाई देती है। पानी के ऊपर वाला जो भाग है उसका वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है, जबकि वास्तव में वो मुड़ी हुई नहीं रहती, लेकिन मुड़ा हुआ दिखाई देता है ना। तो ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन में प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना रास्ता बदल लेती है, ठीक है, इसको अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है या हवा से पानी में जाती है तो विरल से सघन माध्यम में जा रही है। हवा विरल माध्यम है, पानी और कांच ये सघन माध्यम है। तो हवा से जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इतना अभी तुम समझो, पहले इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझने की कोशिश करो। किताब में भी देखो, किताब में भी पढ़ के समझने की कोशिश करो। उसके बाद अगला हम अगले वीडियो में बताएंगे।